नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत कासगंज से। कासगंज में तुलसीदास जन्मभूमि विवाद को लेकर मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कासगंज में रामचरितमानस के रचयिता महाकवि संत तुलसीदास जी की जन्मभूमि विवाद एक बार फिर मामला तूल पकड़ता गया है। नगर पालिका के सभासदों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर डीएम को सामूहिक रूप से इस्तीफा पत्र सौंपकर सौरो शुकर क्षेत्र को ही जन्मस्थली बनाए जाने की मांग उठाई है। इस्तीफा पत्र सौंपने के बाद सभासद नंद किशोर तिवारी ने बताया कि आज इस्तीफा पत्र बताते हुए कहा कि सौरो संत तुलसीदास की वास्तविक जन्म स्थली है। मुख्यमंत्री भ्रमवश अज्ञानता के कारण राजापुर के लिए जन्मस्थली बताया गया है, लेकिन वो उनकी कर्म भूमि है, उसे जन्म भूमि बता रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मांग नहीं मानी जाती तो उग्र आंदोलन भी करना पड़ा तो उसके लिए भी तैयार हैं। हमारी मांग ये है कि हमारा नगर सौरो शुकर क्षेत्र जो गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है, वास्तविक माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री कुछ भ्रमवश राजापुर जिला बांद्रा के लिए तुलसीदास जी की जन्मभूमि बता रहे हैं। उसके विरोध में हम सभी लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है। देखिए, उनके द्वारा ये मांग रखी गई है कि संत तुलसीदास जी की जो जन्मभूमि है उसको राजापुर बांद्रा में ना मानकर यहाँ पर शुकर सौरो क्षेत्र के संबंध में उनके द्वारा अपनी डिमांड रखी गई। प्रयागराज में सेना के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इसको लेकर इमरजेंसी लैंडिंग की बात सामने आ रही है। इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर की कराई गई। प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के बेंदोपुर गांव में सेना की हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक सेना के हेलीकॉप्टर में अचानक आई खराबी की वजह से पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग करके गांव के खेतों के बीचों बीच प्लेन को उतारा था। मुजफ्फरनगर में इंस्टाग्राम पर दोस्ती करना एक नाबालिग छात्रा को भारी पड़ गया। दरअसल युवकों के जाल में नाबालिग छात्रा फंस गई। इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद धोखेबाजी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक ने नाबालिग छात्रा से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर ली और उसे सुनसान मकान में मिलने के लिए बुलाया। वहां दोस्तों के साथ उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। छात्रा की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे बचा लिया। स्थानीय लोगों ने मौके पर मौजूद 3 युवकों की जमकर पिटाई की और उसके बाद फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर 16 साल की छात्रा के साथ दोस्ती की और 11वीं कक्षा की वो छात्रा है। युवक ने उसे झांसा देकर एक मकान में बुलाया। वहां उसके दोस्त पहले से ही तैयार थे। तीनों ने मिलकर नाबालिग के साथ जबरदस्ती करनी चाहिए। नाबालिग की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों ने उसकी जान बचाई। इसी बीच जानकारी मिलते ही थाने पर हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग की। मामला 2 समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 363, 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। जिसके साथ एक लड़का है अयान, उसने इंस्टाग्राम पर उसके साथ दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उसको कहीं एक स्थान पर बुलाया और वहाँ उसके 2 अन्य साथी और भी वो जो कैफ और अमन जो वहाँ पर मौजूद थे, इन तीनों लोगों ने उसके साथ बदतमीजी करने का प्रयास किया। संभल में डीएम की ओर से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दरअसल डीएम की ये कार्रवाई जिला अस्पताल में आग लगाने वाले व्यक्ति को लेकर की गई है। यूपी के संभल में डीएम के आदेश पर पुलिस ने जिला अस्पताल में आग लगाने वाले आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को रासुका में निरुद्ध किया है।
जिला अस्पताल में 28 जून को जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल पर अचानक आग लगने से जिला अस्पताल में अफरा तफरी मच गई थी। जिला अस्पताल के स्टाफ और फायर ब्रिगेड की जवानों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। पुलिस ने आग लगने की वजह जानने के लिए जिला अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला तो सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने एक युवक को जिला अस्पताल के तीसरी मंजिल के कमरे में आग लगाते हुए पाया। आरोपी की शिनाख्त होने के बाद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी करने की कोशिश की तो आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद जिले के एसपी ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25,000 के इनाम का ऐलान किया। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच, सर्विलांस और कई पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, जिसके बाद पुलिस की कई टीम भी गठित की गई। काफी प्रयास के बाद पुलिस ने आरोपी राजा अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बागपत में चीनी मिल के नाले से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल इस नाले में केमिकल मिलता है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बागपत के मलकपुर चीनी मिल के नाले में भरा रसायन युक्त पानी और लगातार उड़ती दुर्गंध ने यहां के निवासियों का जीना दूभर कर दिया है। मलकपुर चीनी मिल क्षेत्र का लगभग 23,000 हेक्टेयर गन्ने का रकबा है। लगभग 35,000 किसान चीनी मिल में अपना गन्ना डालते हैं। एशिया की बड़ी चीनी मिल में शुमार इस चीनी मिल के कुछ दुखद पहलू भी हैं। मिल से निकलने वाले गंदे नाले के कारण गांव की सूरत बिगड़ चुकी है। पिछले 10 साल के अंदर गांव में संक्रामक बीमारियों और सबसे अधिक गंभीर बीमारी से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मलकपुर चीनी मिल का ये गंदा नाला गाँव वालों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। मिल से निकलने वाला रसायन युक्त पानी, नाले का पानी हैंडपंपों में पहुंच चुका है। इन हैंडपंपों का पानी पीने से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। अधिकारी कई बार मलकपुर चीनी मिल के अधिकारी और मलकपुर गांव के ग्रामीणों से मीटिंग भी कर चुके हैं। ग्रामीण बताते हैं कि 7 साल पहले आपसी विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया था कि मिल से निकलने वाले गंदे नाले की 50% की सफाई मिल प्रशासन करेगा और शेष की ग्रामीण सफाई कराएंगे, जिसके बावजूद ये निर्णय अभी तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। सर जी, दिक्कत तो इतनी है हमें, हमारे दर्जनों लोग मरते हैं इधर। हाल की बीमारी क्या है, इसकी सिड़ान गंद की वजह से है जी। कोई साफ सफाई नहीं इसकी करवा रहा है जी। इसमें दुर्गंध इतनी आती है कि इसके आप निकलने में भी दिक्कत आती है। हमें इतनी नहीं, बाहर की कुछ ज्यादा महसूस होती है। क्यों, हम तो यहीं रहना, इतनी आती है कि दूसरा आदमी अगर यहाँ रह जा बीमार होने बिना नहीं जाएगा। अच्छा, पीने के पानी का क्या होता है फिर? पीने के पानी का ये नलके लग रहे, इनमें पानी रखो, 5 मिनट रखो, लाल पानी। प्रयागराज में दिन दहाड़े बुजुर्ग दंपति पर हमला किया गया। दरअसल बुजुर्ग दंपति पर धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें कि पति की मौत हो गई, वहीं पत्नी का इलाज चल रहा है। गंगापार क्षेत्र में एक दिन दहाड़े दिल दहलाने वाली वारदात सामने। सौराओं के जूड़ापुर दांदू गांव में घर के भीतर सो रहे बुजुर्ग दंपति पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक प्रेम प्रकाश मिश्रा 65 साल घर पर ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। सुबह वो घर में ही खून से लथपथ मृत पड़े रहे, जबकि उनकी पत्नी नीरजा मिश्रा गंभीर रूप से जख्मी हाल में पाई गई। पत्नी को फाफामऊ स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी है। तो लूटपाट की दृष्टिकोण से की जाने वाली घटना हो सकती है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं। घटना का शीघ्र अनावरण किया जाए। ऑलरेडी यहाँ पे टीमें गठित कर दी हैं और एसपी गंगापार के नेतृत्व में हमारी टीमें इस घटना के खुलासे पे लग गई हैं। बदायूं में मामूली विवाद के चलते एक चाचा ने अपने ही 21 साल के भतीजे की हत्या कर दी, जिसके बाद इस घटना से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हजरतपुर थाना क्षेत्र में खेत की मेड़ को लेकर विवाद देखने को मिला। इस दौरान जमकर लाठी डंडे तक चलाए गए, जिसके बाद इस विवाद में चाचा ने अपने 21 साल के भतीजे राजकुमार को मौत के घाट उतार दिया। भतीजे को मौत के घाट उतारने के बाद चाचा मौके से फरार हो गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी चाचा शिवनंदन को अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया है। लकड़ी गाड़ी थी, तब लकड़ी के हमारी गाड़ी फेंक रहे थे, तो हमने उनको मना किया उखाड़ने को। उनको पहले ही से मारने का प्लान था, तो उन्होंने ऐसे हमारे भाई को हमको
हमको मारा और हमारे भाई को उन्होंने एकदम 2 आदमी ने पकड़ के, एक आदमी उनकी लाठी सिर में मारता रहा और उनने मौके पर ही वहाँ पर मार डाला। प्रयागराज में हर घर नल योजना इन दिनों ग्रामीणों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है। इस वजह से ग्रामीणों को यहां पर काफी दिक्कतें हो रही है। प्रयागराज के धनुपुर विकास खंड के आमेरपुर गांव में हर घर नल जल योजना ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गई है। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 1 महीने से गांव में बने खरंजा की सड़क को जल निगम के ठेकेदारों ने बीचों बीच तोड़कर उसमें पाइप डाल दिया, जिससे कि गांव के लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। बरसात के समय में कई लोगों के हाथ और पैर भी टूट चुके हैं। वहीं गांव के कुछ लोगों का व्यापार भी बाधित हो रहा है, जिससे कि गांव के लोग इसकी शिकायत उच्च अधिकारी से कर दी, लेकिन अभी तक इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं ठेकेदार ने बताया कि बहुत जल्द हम इस पर काम करना शुरू करेंगे, जिससे कि ग्रामीणों को दिक्कत ना हो। लेकिन वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं कि आए दिन जब गाँव का कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो उसे खाट पर बैठाकर पक्की सड़क पर ले जाया जाता है, तब तक बीमार व्यक्ति की हालत और गंभीर हो जाती है। बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया जाता है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गांव के लोगों को कितनी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी लेने के लिए ठेकेदार से बात करने की कोशिश की गई तो ठेकेदार के कर्मचारियों ने ठेकेदार से बात करवाने से इनकार कर दिया। मिली जानकारी के मुताबिक CK इंटरप्राइजेस ठेकेदार मुकेश पाल की ओर से इस पाइपलाइन का कार्य कराया जा रहा है। तो किस तरीके से ठेकेदार जो है मीडिया के सवालों से बचता हुआ नजर आ रहा है और उसकी वजह से गांव के लोगों को कितनी समस्या हो रही है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग खाट पे बैठाकर मरीज को ले जाने के लिए मजबूर हैं। और गांव वालों से भी मना करवाया, लेकिन उन लोगों ने ये बोला कि हम इसको जिस प्रकार से था उसी प्रकार से हम इसको बनवा देंगे। प्रधान जी आप इस पे इंटरफेयर न करिए। हमने इंटरफेयर किया, फिर भी किया, लेकिन करने के बाद में ये लोग जगह जगह से तरह तरह का फोन करवाए हमारे पास में और फोन करवा के हमारे ऊपर दबाव बनवाए। पाइप लगाए ऐसे बीचों बीच। मूलभूत समस्या क्या है जो रोड खोदा गया है? आने जाने में तकलीफ थी, आवाज जाने में दिक्कत होता, न गाड़ी आई पावत, न मनई आई पावत, न कोनो साधन बन पावत। सिद्धार्थनगर में शिक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आ गई। दरअसल विद्यालय की हालत इतनी दयनीय थी कि इसको देखकर जिसने भी देखा उसके होश उड़ गए। भनवापुर विकास खंड के सिकरा बुजुर्ग के प्राथमिक विद्यालय की हालत काफ़ी खस्ता देखने को मिली, जहां बच्चों को बैठने की भी समस्या हो रही है। जहां एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन बात जब विद्यालय के भवनों की आती है तो यहां पर इसकी स्थिति कुछ और देखने को मिलती है। जहां आए दिन बच्चों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को भोजन करने की व्यवस्था भी यहाँ ठीक से नहीं है। यहाँ पर पूरे विद्यालय परिसर में जल भराव भी देखने को मिला। जब इसके बारे में विद्यालय के प्रधान अध्यापक से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हम विभागीय अधिकारियों को लिखित सूचना दिए हैं, अभी फिर भी आज तक किसी भी अधिकारी की इस पर नजर नहीं पड़ी। जब इसके बारे में खंड शिक्षा अधिकारी भनवापुर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं जांच कराता हूं और फिर जैसा कुछ होगा व्यवस्था किया जाएगा। तो किस तरीके से अधिकारी कोताही करते हुए नजर आ रहे हैं। बच्चों का फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन भविष्य के साथ तो बच्चों के खिलवाड़ हो ही रहा है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था भी सवालों के कटघरे में है कि किस तरीके से जो है ना तो बच्चों की भोजन की व्यवस्था है, बच्चों के पोषण के साथ सबसे बड़ा सवाल है खिलवाड़ हो रहा है। वहीं बच्चों के लिए यहाँ पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, जो सबसे बड़ा सवाल है। जगह जगह पे जल भराव की समस्या है। इससे पहले भी आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक विद्यालय का दिखाया गया था, जिसमें कि प्राथमिक स्कूल की जो टीचर थी किस तरीके से कुर्सियों पर चढ़कर बच्चों के बनाए हुए पुल पर आते हुए नजर आ रही थी। तो किस तरीके से जब स्कूलों की तस्वीरें इस तरह से सामने आती है, यूपी से अधिकतर मामले सामने आते हैं इस तरह की, जहाँ शिक्षा व्यवस्था कटघरे में होती है, जब इस तरह के वाक्य सामने आते हैं तो शिक्षा व्यवस्था कटघरे में आ ही जाती है और कई तरह के सवाल छोड़ती है प्रशासन के अधिकारियों पर कि अभी तक उनके कान में जूं क्यों नहीं रेंगी। क्या उन तक ये बात ज़रूर पहुँचे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि कहने को तो व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, बच्चों के नाम पर हर साल लाखों का पैसा दिया जाता है, तो ये पैसा कहाँ जाता है, सबसे बड़ा सवाल ये भी है बच्चों के लिए। और अगर नहीं दिया गया है
तो इसे देखने के बाद उन बच्चों के लिए काम होना चाहिए, स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। जो एकल रूप बना हुआ है उसी में हम बच्चों को बैठाते हैं। बाकी जो पूरा भवन है वो जर्जर भवन है, सारा टपक रहा है और छत भी टूट के गिर रहा है। किसी अनहोनी की घटना से बचने के लिए हम उस रूम में नहीं बैठाते हैं बच्चों को, जो 2 कक्ष हमारे पास हैं। और आए दिन कीड़े मकोड़े सांप कीड़े में आते हैं और कुत्ता पशु भी यहाँ पर आ जाते हैं। अभी सुबह में हम रोज भगाते हैं। बाउंड्री की परेशानी है। तो आपके यहाँ कितने बच्चे हैं? हमारे यहाँ नामांकन जो है बच्चों का 66 है और वर्तमान में जो बच्चे आ रहे हैं 55-50 के आसपास। बुलेटिन के आखिर में बात फिरोजाबाद की। फिरोजाबाद में एक अस्पताल में महिला डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच विवाद देखने को मिला। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद में नगर के संयुक्त जिला अस्पताल में मंगलवार को महिला डॉक्टर और फार्मासिस्ट में आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि महिला डॉक्टर ने फार्मासिस्ट से जमकर अभद्रता की। कर्मचारियों ने ओपीडी बंद कर जमकर नारेबाजी भी की। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ ने दोनों पक्षों से बातचीत कर विवाद का हल निकालने में जुट गए। लगभग 1.5 घंटे तक के बाद ओपीडी को चालू किया गया। उसके बाद मरीजों ने राहत की सांस ली। फार्मासिस्ट ब्रजेश कुमार रिसीविंग के लिए डॉक्टर अनीता के पास गए थे। रिसीविंग को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया। फार्मासिस्ट का आरोप है कि डॉक्टर ने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इससे पहले भी वो कई लोगों को से अभद्रता कर चुकी हैं। महिला डॉक्टर की अभद्रता की जानकारी देते हुए अस्पताल में काम करने वाले फार्मासिस्ट और अन्य कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। उन्होंने अस्पताल में ओपीडी सेवाओं को बंद करा दिया। इसके बाद फर्श डालकर उस पर नारेबाजी करने लगे। अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद होने से मरीज परेशान हो उठे। काफी देर तक मरीज लाइन में लगकर ओपीडी सेवाओं के चालू होने का इंतजार करने लगे। हंगामा और नारेबाजी की सूचना मिलते ही सीएसएम डॉक्टर सत्यनारायण शर्मा, एसडीएम शिवध्यान पांडे, सीओ कमलेश कुमार मय फोर्स के साथ पहुंच गए। उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की। हालांकि ओपीडी सेवाओं को फिलहाल चालू कर दिया गया है। आज जो ब्रिजेश फार्मासिस्ट हैं वो उनके यहाँ गए तो उनसे बात करने लगे। और इससे पहले हमारे यहाँ एक नर्स है संतोष यादव, उनके भी साथ इसी तरह से बदतमीजी हुई थी। इस कूलर के संबंध में आज से लगभग 1.5-2 महीने पहले मेरी ओपीडी में रखवाया गया है। तो उस वक्त मेरे पास यहाँ पे जो डॉक्टर साने आलम है क्वालिटी मैनेजर, वो मेरे पास पहुँचे कि मैडम इस कूलर को रिसीव कर लो। तो मैंने उनसे कहा मैंने भैया ये कूलर रिसीव करना मेरा काम नहीं है। मेरे से आप जो डॉक्टरी करते हो आप कहोगे पंखा भी रिसीव कर लो, टेबल भी रिसीव कर लो, ये कुर्सी भी। मैंने ये डॉक्टर का काम नहीं होता है। आपने जो मैडम का इंटरव्यू लिया है, मैडम ने आपको पूरी बात बता दी है, लेकिन ये जो प्रकरण 1-1.5 महीने का मैडम बता रही है, तो 1-1.5 महीने के दौरान ना तो मैडम ने मुझे कभी एक बार भी अवगत कराया और ना मैंने जो साने आलम ने ये बात बताई। अगर ये बात पहले अगर मुझे बता दी होती तो ये वैचारिक मतभेद नहीं होते और मैं शुरू ही किस तरह का आज विवाद निकल के आया जिसकी वजह से ओपीडी बंद हुई है? विवाद एक मामूली विवाद है, वही गर्मी के कारण जो लोगों की डिमांड थी कि यहाँ कूलर रखवाए जाए। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।